तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में जैसा कि मैंने आपको बोला था हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ जेल, प्रिपरेशन ऑफ क्रीम, प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने सबकी डेफिनेशन देखी थी, हमने देखा था कि किस तरह से ड्रग पेनिट्रेट होगी, एब्जॉर्ब होगी, परमिएट होगी, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है सबसे पहले ऑइंटमेंट। अब ऑइंटमेंट बनाना है तो ऑइंटमेंट क्या है, ऑइंटमेंट एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। कैसा डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो ये किससे मिलकर बना होगा। सर सीधी सी बात है, सेमी सॉलिड है चाहे कोई सा भी डोजेस फॉर्म हो, उसमें होना चाहिए ड्रग, साथ में होना चाहिए एक्सिपिएंट। तो आप देख सकते हैं ड्रग है और एक्सिपिएंट है। एक्सिपिएंट में एक एक्सिपिएंट बेस भी है जिसको हाईलाइट करके लिखा है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी एक्सिपिएंट है हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए। तो हमें क्या बनाना है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, जो ना पूरी तरह से सॉलिड हो ना पूरी तरह से लिक्विड हो, उसके बीच का जो होता है वो होता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। हमें बनाना है सबसे पहले ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट में हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो ड्रग तो होना ही होना है। कोई भी डोजेस फॉर्म है तो डोजेस फॉर्म में ड्रग तो है 100% श्योर, उसके साथ एक्सिपिएंट भी होंगे। पर यहाँ पर जो मेन एक्सिपिएंट है वो है बेस। अब देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से इक्विपमेंट हमें लगेंगे अगर हमें ऑइंटमेंट बनाना है तो सबसे पहले आपको चाहिए मिक्सिंग वेसल, जहां पर आप मिक्स करोगे। उसके बाद आपको चाहिए हीट सोर्स। अगर आपको हीट प्रोवाइड करनी है तो कैसे करोगे, हीट सोर्स की मदद से करोगे। जैसे कि आपको चाहिए वाटर बाथ, आपको चाहिए स्टीम जैकेट, फिर आपको चाहिए स्टीरर। स्टीरर क्या होता है, मिक्सिंग करने के काम आता है, तो वो हो गया स्टीरर। ठीक है, जैसे आपका स्पैचुला हो गया, पैडल हो गया, पैडल से भी मिक्सिंग होती है ना। इस तरह से पैडल होता है, वो पैडल घूमता रहता है और मिक्सिंग होती रहती है। एक स्पैचुला होता है, स्पैचुला से भी आप मिक्सिंग कर सकते हैं। फिर आता है ग्राइंडिंग इक्विपमेंट, नाम से पता लग रहा है ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग इक्विपमेंट, और ये इक्विपमेंट ऑप्शनल होता है। फिर आता है वेइंग स्केल, वे करना है। ठीक है, तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए ऑइंटमेंट को बनाने के लिए। हमें चाहिए मिक्सिंग वेसल जहां पर मिक्स करते हैं, हमें चाहिए हीट सोर्स जैसे कि वाटर बाथ दे दो, स्टीम जैकेट दे दो, हमें चाहिए स्टीरर जैसे कि स्पैचुला हो गया, आपका पैडल हो गया, हमें चाहिए ग्राइंडिंग इक्विपमेंट, वो ऑप्शनल होता है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है वेइंग स्केल। फिर ये तो देखें कि इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्रग चाहिएगा, मतलब कि आपका एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर हमें चाहिए ऑइंटमेंट बेस, जैसा कि हम देख सकते हैं हमें बेस की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हम पेट्रोलेटम और लेनोलिन हम ले लेंगे एज अ बेस। उसके बाद एक्सिपिएंट चाहिए, एक्सिपिएंट जैसे कि आपका प्रिजर्वेटिव हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो कई तरह के प्रिजर्वेटिव चाहिए, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और वी कैन से कई तरह के एक्सिपिएंट चाहिए। ठीक है, आई रिपीट कि हमें बनाना था ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट बनाने के लिए हमने देखा कि ऑइंटमेंट एक तरह का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म है तो ये बना है ड्रग, बेस और अदर एक्सिपिएंट से। फिर हमने देखा कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, फिर हमने देखा कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, जैसे कि ड्रग चाहिए मतलब कि एपीआई, बेस चाहिए और एक्सिपिएंट चाहिए। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वे करना है, एक्यूरेटली वे द एपीआई, ऑइंटमेंट बेस एंड एक्सिपिएंट। जो भी आपके पास है, आपको क्या क्या चाहिए था। सर एक तो हमें ड्रग चाहिए था, ठीक है, एक हमें बेस चाहिए था, ठीक है, एक हमें बाकी सारे एक्सिपिएंट चाहिए थे। तो आपने ड्रग ले लिया, बेस ले लिया, बाकी सारे एक्सिपिएंट ले लिए और उनको क्या करा, वे कर लिया, सबको क्या करा, एक्यूरेटली वे कर लिया। जो भी आपके पास था, ड्रग था, ऑइंटमेंट था और एक्सिपिएंट था। उसके बाद मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग में क्या करना होता है कि जो भी आपका ऑइंटमेंट है, मतलब कि जो भी आपका बेस है ना, उस बेस को एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कंबाइन द ऑइंटमेंट बेस। आपको क्या बनाना है, ऑइंटमेंट बनाना है। तो ऑइंटमेंट बनाने के लिए जो बेस ले रहे हैं उसको बोल रहे हैं ऑइंटमेंट बेस। तो जो भी आपका बेस है ना, आप डायरेक्ट बोल लीजिए बेस, तो जो भी आपका बेस है उसको एक्सिपिएंट के साथ मिक्स कर दो। ठीक है सर, हमने बेस ले लिया, एक्सिपिएंट ले लिया और इसको मिक्स कर रहे हैं। अब इसको और अच्छे से मिक्सिंग के लिए हमें क्या करना है, हीट कर देना है। तो थर्ड स्टेप है हीट। हीट द मिक्सचर टू ए सुटेबल टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर रखना है, 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस टू मेल्ट द बेस। इस बेस को जो हमने मिक्सिंग में डाला है, इसको मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर देना है 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस। वापस बोल देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या करा, वे करा। जो भी हमें चाहिए था, हमें चाहिए था ड्रग, ड्रग हमने ले लिया, हमें चाहिए था बेस, हमने बेस ले लिया, हमें चाहिए था अदर एक्सिपेंट, हमने ले लिया। सबको वे वे कर करके रख लिया कि ये ड्रग हो गया, ये अदर बेस हो गया, ये हमारे अदर एक्सिपेंट हो गए, ये सारी चीज़ें हमने वे करके रख ली। उसके बाद हमने क्या करा, जो भी हमारा बेस है, जो भी हमारा ऑइंटमेंट का बेस है उसको लिया, जो भी हमारे अदर एक्सिपेंट है उसको लिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया।
फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस है वो पिघल जाए, है ना, मेल्ट हो जाए। तो उसको मेल्ट करने के लिए हमने क्या करा, हीट कर दिया। और हीट कितना टेम्परेचर पे करा, 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनली हम ड्रग को ऐड करने वाले हैं, तो ग्रेजुअली ऐड द एपीआई टू द मेल्टेड बेस स्टीरिंग कॉन्स्टेंटली। अभी जो बेस मेल्ट हो चुका है ना, उसमें धीरे धीरे मैं ड्रग डालूंगा, धीरे धीरे मैं ड्रग डालूंगा, और ड्रग डालते टाइम उसको मैं कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहूंगा। ठीक है। फिर मिक्सिंग, कंटिन्यू स्टिरिंग अंटिल द एपीआई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। और तब तक मैं मिक्स करूंगा, तब तक मैं मिक्स करूंगा जब तक कि मेरा जो एपीआई है, जो ड्रग है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। अब आपको पता है कि ये जो है हीट करा था तो गरम गरम होगा, क्योंकि इतना सारा 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा था। तो हमें क्या करना है, कूलिंग करनी है। मतलब कि हमें इसको रख देना है, इसको कूल होने देना है, इसको ठंडा होने देना है। ठीक है। उसके बाद ग्राइंडिंग आप चाहते हो तो कर सकते हो, ग्राइंड द मिक्सचर टू स्मूथ कंसिस्टेंसी, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते तो मत करो। सीधा फिल करो, फिल द ऑइंटमेंट इनटू ए सुटेबल कंटेनर। आपका ऑइंटमेंट बन चुका है, आप सुटेबल कंटेनर में उसे फिल करो, जैसे कि जार में फिल कर सकते हो, ट्यूब में फिल कर सकते हो, और फिर उसकी पैकेजिंग कर दो, लेबलिंग कर दो, बात खत्म। तो बहुत ईजी था। सबसे पहले हमने क्या करा, वे करा, जो भी हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट था, जो भी ऑइंटमेंट का बेस था, और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सिपिएंट्स थे, उन सबको हमने वे कर लिया। फिर हमने क्या करा, जो भी ऑइंटमेंट का बेस था और एक्सिपिएंट थे, उनको मिक्स कर दिया। फिर उसको हीट कर दिया, हीट करने से बेस मेल्ट हो गया। फिर हमने ड्रग ऐड करी और कंटिन्यू स्टिरिंग के साथ ऐड करी। फिर हमने और अच्छे से स्टिरिंग करी ताकि ड्रग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर आप चाहते हो तो कूलिंग तो करनी पड़ेगी, पर आप चाहते हो तो ग्राइंडिंग कर सकते हो। फिर उसको फिल कर दो और पैकेजिंग लेबलिंग कर दो, बात खत्म। अब ऐसे करते हुए कई मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है ऑइंटमेंट की, जैसे कि फ्यूजन मेथड, मिक्सिंग मेथड, ग्राइंडिंग मेथड, लेविगेशन मेथड, होमोजेनाइजेशन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड। अब नाम से पता लग रहा, फ्यूजन मेथड, यहाँ पर क्या करना है, मेल्ट द ऑइंटमेंट बेस। अभी हमने देखा ना, बेस को मेल्ट करा, वही यहाँ पे करना है, और फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऐड करना है और स्टिरिंग करनी है, फ्यूजन मेथड। ठीक है। दूसरा क्या है, मिक्सिंग मेथड, कंबाइन द ऑइंटमेंट बेस एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट। यहाँ पर क्या करना है, बेस को और एपीआई को मिक्स कर देना है। ठीक है। रूम टेम्परेचर पे, और मिक्सिंग करते रहनी चाहिए जब तक कि वो यूनिफॉर्म ना हो जाए। ये हो गया आपका दूसरा मेथड, मिक्सिंग मेथड। कुछ भी नहीं है, बेस लिया, एपीआई लिया, उसको मिक्स कर दिया रूम टेम्परेचर पे, और स्टिरिंग करते रहो जब तक कि वो यूनिफॉर्म नहीं हो जाए। फिर आता है ग्राइंडिंग मेथड, जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको ग्राइंड कर दो फाइन पाउडर में, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे फाइन पाउडर में आप डिवाइड कर दो, फिर उसको मिक्स कर दो ऑइंटमेंट बेस के साथ। फिर आता है लेविगेशन मेथड, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करो, और मोटार पिस्टल की हेल्प से करो। मोटा पिस्टल ले लिया, मोटा पिस्टल की हेल्प से आपने पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दिया, जो भी आपका एपीआई था, जो भी आपका ड्रग था। फिर आ गया आपका होमोजेनाइजेशन मेथड, यूज हाई स्पीड मिक्सिंग टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, हाई स्पीड करोगे ताकि एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बन जाए। उसके बाद इमल्सिफिकेशन मेथड, अगर आप ऑयल और वाटर को कंबाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा ताकि ये मिक्स हो जाए। तो कई तरह की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आप ये सारे नाम लिखना, इन सब के बीच में एक एक लाइन लिखना, फिर आप ये पूरा उतार देना, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मजे आ जाएंगे, मजे, बहुत अच्छा कंटेंट है। चलिए, फिर उसके बाद दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट। तो वही सेम प्रिपरेशन है कि मटेरियल कौन कौन से चाहिए, पहले लिख लो कि एक तो एपीआई चाहिए, एक बेस चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए, एक प्रिजर्वेटिव चाहिए, एक फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको पेस्ट बनाना है तो पेस्ट बनाने के लिए, चलो सर ठीक है, इस क्लास में पेस्ट बनाते हैं, तो पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ड्रग ले लिया, बेस ले लिया, बेस को क्या बोला, वेहिकल, जैसे कि मिनरल ऑयल, पेट्रोलिटम, या फिर आप बोल लीजिए बीज वैक्स ले लिया आपने। फिर आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कि एथेनॉल ले लिया, आइसोप्रोपेनॉल ले लिया। फिर आपने प्रिजर्वेटिव ले लिया, प्रिजर्वेटिव जैसे कि पैराबेन ले लिया, मिथाइल पैराबेन ले लिया, फिनॉल ले लिया। फिर फ्लेवरिंग एजेंट ले लिया, अगर आपको रिक्वायर्ड लगता है, आपको लगता है कि फ्लेवरिंग एजेंट डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो ये तो सारे मटेरियल्स हो गए जो हमें चाहिए एक पेस्ट को बनाने के लिए। अब इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, मिक्सिंग वेसल ले लिया, हीट सोर्स ले लिया, स्टिरिंग डिवाइस ले लिया, और मिल और ग्राइंडर ले लिया। ग्राइंडर मतलब जो पार्टिकल को छोटा कर दे, ये ऑप्शनल है। ठीक है, चलिए, इक्विपमेंट पता लग गए, मटेरियल कौन कौन से चाहिए पता लग गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले वही है, वे करो और मेजर करो। देखो ध्यान से सुनना, जो भी एपीआई है, जो भी व्हीकल है, जो आपको चाहिए उसको एक्यूरेटली वे करो। ठीक है, और जो भी सॉल्वेंट है, जो भी प्रिजर्वेटिव है, उसको एक्यूरेटली मेजर करो। ध्यान से सुनना, जो भी आपका एपीआई है मतलब ड्रग है, और जो भी आपका व्हीकल है मतलब कि बेस है, उनको आपको क्या करना है, एक्यूरेटली वे करना है। वे करना है, वे किसको करना है, बेस को और एपीआई को।
और मेजर किसको करना है, सॉल्वेंट को और प्रिजर्वेटिव को। क्लियर हो गया। उसके बाद व्हीकल को मिक्स करना है, मिक्स द व्हीकल कंपोनेंट, जैसे कि आपका जो भी मिनरल ऑयल था, पेट्रोल एटम था, बीज वैक्स था, है ना, जो भी आपका बेस था, जो भी आपका व्हीकल था, इन ए सुटेबल मिक्सिंग वेसल अंटिल ए यूनिफॉर्म ब्लेंड इज ऑब्टेन्ड। ये मिक्सिंग वेसल है, इसमें आपको क्या डालना है, आपका बेस डालना है, और यहाँ पर आपको एक तरह की ब्लेंडिंग करनी है, मतलब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि एक यूनिफॉर्म आपको नहीं मिल जाए, एक जैसा देखने को नहीं मिल जाए। तो सबसे पहले वे करा, मेजर करा, वे किसको करा, एपीआई व्हीकल को, मेजर किसको करा, सॉल्वेंट और प्रिजर्वेटिव को। फिर आपने क्या करा, व्हीकल को मिक्स करा, मिक्स करा व्हीकल को। कौन कौन से व्हीकल है आपके पास, जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया, पेट्रोल एटम हो गया, बीज वैक्स हो गया। फिर फाइनली आपको क्या करना है, ड्रग को ऐड करना है, ऐड द एपीआई टू द व्हीकल मिक्सचर। इसमें जहां पर आपने बेस डाला हुआ है ना, इसमें आपको ड्रग को ऐड करना है, ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर जो भी सॉल्वेंट है, जो भी प्रिजर्वेटिव है, उसको ऐड करना है। तो बहुत ईजी है, धीरे धीरे एडिंग करते जानी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हीटिंग और मिक्सिंग करनी है, हीट करोगे और फिर उसको क्या करोगे, मिक्स करोगे, एक अच्छा सा पेस्ट बना लोगे। तब तक उसे हीट करो जब तक कि वो अच्छा सा कंटिन्यू पेस्ट ना बना ले, मिक्स अच्छे से करो ताकि मिक्सिंग अच्छी हो जाए। फिर उसको कूल करो, ठीक है। फिर उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग, बात खत्म। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ क्रीम। तो इसमें भी वही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्विपमेंट ले लेने सारे। कौन कौन से इक्विपमेंट है, जैसे कि मिक्सिंग वेसल की जरूरत पड़ेगी, हीट सोर्स की जरूरत पड़ेगी, स्टीरर की जरूरत पड़ेगी, होमोजेनाइजर ऑप्शनल है, चाहिए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। वेइंग स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो एक तो वेइंग स्केल चाहिए, एक होमोजेनाइजर चाहिए, एक स्टीरर चाहिए जैसे स्पैचुला और पेडल, फिर एक हीट सोर्स चाहिए जैसे वाटर बाथ और स्टीम जैकेट, और एक मिक्सिंग वेसल चाहिए। उसके बाद इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, एक तो ड्रग तो चाहिए होगा, एक होता है ऑयल फेज, एक होता है वाटर फेज, ठीक है। एक चाहिए आपको इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्यों चाहिए, क्योंकि ऑयल और वाटर को मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फेज है, एक ऑयल फेज है, एक वाटर फेज है। तो ऑयल और वाटर फेज को मिक्स करना है, तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए, इमल्सिफायर चाहिए। उसके बाद प्रिजर्वेटिव चाहिए। प्रिजर्वेटिव क्या काम करता है, प्रिजर्वेटिव बचाता है खराब होने से। जो भी आपकी प्रिपरेशन है, अगर वो खराब हो जाएगी जल्दी तो किस काम की, तो उसके अंदर हम डाल देते हैं प्रिजर्वेटिव, जो कि हमारी प्रिपरेशन को खराब होने से बचाता है, जैसे कि पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, है ना। ये देखो पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, फिनॉक्सी एथेनॉल। फिर कुछ और एक्सिपिएंट जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, पीएच एडजस्टर्स, ये भी हम डालते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, उसका खराब ना हो, वो माइक्रोबियल अटैक ना हो। तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए वो देख लिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लिए, ठीक है। अब देखो, वही सबसे पहले वे करो, कर लिया वे, जो भी आपका ऑयल फेज है, जो भी आपका वाटर फेज है, जो भी आपका एपीआई है, जो भी आपका एक्सिपेंट है, जो भी आपका बेस है, जो भी आपके प्रिजर्वेटिव है, जितने भी केमिकल इंग्रेडिएंट है, चाहे वो अदर एक्सिपिएंट हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो आपका एक्टिव ड्रग हो, है ना, अदर एक्सिपिएंट में चाहे वो प्रिजर्वेटिव हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, सभी को वे करना है। फिर क्या करना है, ऑयल फेज को प्रिपेयर करना है। क्या करोगे, ऑयल फेज को प्रिपेयर करोगे। कंबाइन द ऑयल फेज इंग्रेडिएंट इन अ मिक्सिंग वेसल। एक मिक्सिंग वेसल ली, उस मिक्सिंग वेसल में सारे ऑयल फेज इंग्रेडिएंट डाल दिए, क्योंकि आपको पहले ऑयल फेज तैयार करना है। फिर वाटर फेज तैयार करने के लिए क्या करना है, वापस से एक दूसरा आपको वो लेना है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेसल, मिक्सिंग वेसल, जिसमें आपको सारे वाटर फेज डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर भी टेम्परेचर 70 से 80 रखना, और यहाँ पर भी टेम्परेचर 70 से 80 रखना। तो मतलब कुछ भी नहीं करा, सबसे पहले जो भी था सबको वे कर लिया, चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो एक्सिपिएंट हो, जैसे कि आपका प्रिजर्वेटिव हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, जो भी आपके पास है सबको आपने वे कर लिया। फिर आपने ऑयल फेस को तैयार किया, जितने भी ऑयल फेस के इंग्रेडिएंट थे उन सबको एक मिक्सिंग वेसल में मिक्स कर दिया और टेम्परेचर दे दिया 70 टू 80, वो ऑयल फेस तैयार हो गया। फिर वाटर फेस तैयार करने का क्या मतलब है कि जितने भी वाटर फेस इंग्रेडिएंट है उन सबको डाल दिया आपने एक अलग से मिक्सिंग वेसल में, और उसको भी आपने टेम्परेचर दे दिया 70 टू 80। तो ऑयल फेस तैयार हो गया, वाटर फेस तैयार हो गया। फिर इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि धीरे धीरे आपको क्या करना है कि जो ऑयल फेज आपने तैयार किया ना, ये वाला ऑयल फेज, इसको आपको मिक्स करना है वाटर फेज में। जो भी ऑयल फेज आपने तैयार किया, इसको आपको मिक्स करना है वाटर फेज में, और धीरे धीरे मिक्सिंग करती रहनी है। मतलब कि ये ऑयल फेज है और ये वाटर फेज है, तो इस ऑयल फेज को धीरे धीरे वाटर फेज में ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, और मिक्सिंग चलती रहनी चाहिए, ठीक है। फिर होमोजेनाइजर आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको मिक्सिंग बहुत जल्दी जल्दी करवानी है, बहुत अच्छे से करानी है, एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन चाहिए, तो आप होमोजेनाइजर्स को यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल रहता है। उसके बाद कूलिंग आपको करनी है, उसको कूल होने देना है, 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे आने देना है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसकी कूलिंग होने देनी है, रूम टेम्परेचर पे इसको कूल होने देना है। फिर आपको जो भी एडिटिव्स डालने हैं,
जैसे कि प्रिजर्वेटिव डालना है, एंटीऑक्सीडेंट डालना, आप डाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं डाले थे। अभी तक हमने ऑयल फेस तैयार किया था, वाटर फेस तैयार किया था, फिर ऑयल को वाटर में मिक्स किया था, ठीक है, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया था। तो अभी तक हमने कोई भी इंग्रेडिएंट डाले नहीं थे ये वाले। तो प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट अब हम डाल सकते हैं। हम पीएच को एडजस्ट करने के लिए पीएच एडजस्टर्स भी डाल सकते हैं। फिर फाइनली जब ये ठंडा हो जाएगा, जब हमने इसमें सब कुछ डाल दिया, तो इसका फिल द क्रीम इनटू सुटेबल कंटेनर, जो भी हमारा क्रीम बना है उसको सुटेबल कंटेनर में फिल कर दो, फिर लेबल कर दो और पैक कर दो। तो बहुत ईजी है। इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होंगे, ड्रग एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज होंगे, उनको मिक्स करना, और लास्ट में लेबलिंग पैकेजिंग है, कूलिंग लेबलिंग पैकेजिंग। फिर उसके बाद है आपका प्रिपरेशन ऑफ जेल। तो आप क्या बनाएंगे, जेल बनाने वाले हैं। ये रहा मेरे हाथ में जेल। चलो जेल बनाते हैं, एलोवेरा जेल, है ना। चलो, तो सबसे पहले इक्विपमेंट कौन कौन सा चाहिए। एक तो चाहिए आपके पास मिक्सिंग वेसल होना चाहिए, एक हीट सोर्स होना चाहिए, एक स्टीरर होना चाहिए, एक होमोजेनाइजर ऑप्शनल है, एक वेइंग स्केल होना चाहिए। वही सारी चीजें हैं, कुछ फर्क है क्या इसमें, देख लो। मिक्सिंग वेसल है, हीट सोर्स है, स्टीरर है, होमोजेनाइजर है, वेइंग स्केल है। उसके बाद इंग्रेडिएंट, एक तो ड्रग तो होना ही चाहिए, एक ऑयल फेज होगा, एक वाटर फेज होगा, तो ऑयल और वाटर को मिक्स करने के लिए एमल्सिफायर होगा, एक प्रिजर्वेटिव होगा, एक एक्सिपिएंट होगा। क्लियर, सब कुछ सेम है। अब देखो, वेइंग करनी है, सबसे पहले वे कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें जेल बेस बनाना है। लास्ट हमने क्या बनाया था, ऑयली फेस तैयार किया था, वाटर फेस तैयार किया था, क्रीम बना रहे थे ना। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, जेल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिपेयरिंग जेल बेस, कंबाइनिंग द जेलिंग एजेंट। यहाँ पर हमें जो भी जेलिंग एजेंट अपने यूज लिया है उसको कंबाइन करना है सॉल्वेंट के साथ इन ए मिक्सिंग वेसल। एक मिक्सिंग वेसल ली, उसमें जेलिंग एजेंट डाला और सॉल्वेंट डाला, ठीक है। हीट टू डिजोल्व द जेलिंग एजेंट। फिर हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया ताकि जो भी हमने जेलिंग एजेंट डाला वो डिजोल्व हो जाए। तो मतलब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग वेसल ली, उसमें जेलिंग एजेंट डाला, साथ ही साथ उसके साथ हमने सॉल्वेंट डाल दिया। तो जेलिंग एजेंट डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, और उसके बाद हमने यहाँ से हीट कर दी। हीट करने के बाद क्या हुआ कि जो जेलिंग एजेंट था वो डिजोल्व हो गया। उसके बाद हमने हमारी ड्रग को ऐड कर दिया। फिर होमोजेनाइजर का काम आपको पता है कि ये हाई स्पीड से मिक्स करता है ताकि एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बन जाए। ये तो हर किसी में ऑप्शनल ही देखा है। उसके बाद क्या हो गया, कूलिंग, एडिटिव, पीएच एडजस्ट, फिलिंग और पैकेजिंग, वही सारी सेम चीजें हैं। बस यहाँ पर इतना सा फर्क है कि यहाँ पर हमने जेल बेस को तैयार किया, और उससे पहले जब क्रीम बना रहे थे, जब वहां पर हमने ऑयल फेज, वाटर फेज, फिर ऑयल फेज को वाटर फेज में मिक्स करा था, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखे हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्सिपिएंट है जो कि आप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज करते हैं। ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, कि एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ऐसे कौन कौन से एक्सिपिएंट होते हैं जो कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में डालने पड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इस तरह का डोजेस फॉर्म होता है जो कि ना तो कम्प्लीटली सॉलिड होता है, ना कम्प्लीटली लिक्विड होता है, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच का होता है। साथ ही साथ अगर ये डोजेस फॉर्म है तो ये ड्रग और एक्सिपिएंट से मिलकर बनेगा। एक्सिपिएंट कई तरह से हो सकते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, और बफर को मेंटेन करने के लिए हो गया, पीएच को मेंटेन करने के लिए हो गया, जेलिंग एजेंट हो गया, एमल्सिफायर हो गया, और स्किन में वो ड्रग अच्छे से पेनिट्रेट कर लिए तो उसके लिए परमिएशन एनहांसर हो गया। ये सब हम एक्सिपिएंट यूज करते हैं। क्योंकि जो भी हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं ना, हम वो क्या सोच के बना रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जेल है, जब इस जेल को मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगा तो इस जेल के अंदर जो भी ड्रग है वो मेरी स्किन के अंदर चली जाए। तो वो किसकी मदद से जाएगी, जब हम सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में परमिएशन एनहांसर मिलाएंगे। अगर हम इस प्रिपरेशन में परमिएशन एनहांसर मिला देते हैं तो परमिएशन एनहांसर एक एक तरह का ऐसा एक्सिपिएंट होता है जो कि हमारी स्किन में ड्रग को पेनिट्रेट करवाता है। तो हमें कई तरह के एक्सिपिएंट पढ़ने हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए। कई तरह के एक्सिपिएंट यूज होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है सेमी सॉलिड बेसिस। ये तो मेन एक्सिपिएंट होता है। जैसे सपोजिटरीज पढ़ी थी, तो सपोजिटरीज में कई तरह के बेसिस पढ़े थे, ओलाजीनियस बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस, फेट सोल्यूबल बेसिस। तो यहाँ पर भी हमें कई तरह के बेसिस पढ़ने हैं। सबसे पहला है सेमी सॉलिड बेसिस। फिर हमें डालना होता है एंटीऑक्सीडेंट। जैसे मान लीजिए हमारी क्रीम है, अब हमारी क्रीम जो है खराब हो जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन ना हो, इसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हमें डालना पड़ता है एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट भी होता है हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। फिर आता है किलेटिंग एजेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी क्रीम है, इसमें हमने क्या डाल दिया, इस क्रीम में हमने डाल दिया किलेटिंग एजेंट। दिस इज किलेटिंग एजेंट। अब ये हमें क्यों डालना पड़ता है हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, ये हमें इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि मान लीजिए कोई मेटल आयन है, अगर मेटल आयन अटैक करने आ गया तो अटैक करके ये हमारी क्रीम को या हमारे फॉर्मुलेशन को खराब कर देगा। तो इस मेटल आयन को कौन रोकेगा, ये किलेटिंग एजेंट।
ये किलेटिंग एजेंट जो हमारे फॉर्मुलेशन में पहले से प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए कहीं से हैवी मेटल आगे अटैक करने, तो इसके अंदर जो किलेटिंग एजेंट है ना, वो उस हैवी मेटल को अपने पास रोक लेगा। तो ये किलेटिंग एजेंट और ये हैवी मेटल आपस में एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, तो ये मेटल जो है भूल जाएगा कि वो अटैक करने आया था। फिर उसके बाद व्हीकल ऐड करते हैं, सोल्यूबलाइजर ऐड करना पड़ता है, बफर ऐड करना पड़ता है, ताकि पीएच जो है मेंटेन रहे। पीएच मेंटेन रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है टॉपिकल प्रिपरेशन है, सारी प्रिपरेशन स्किन्स पे लगती है, एक्सटर्नली अप्लाई करने वाले, जैसे कि जेल हो गया, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया। तो इनकी जो बफर है वो मेंटेन होना चाहिए, इनके जो पीएच है वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि स्किन पे इरिटेशन हमें नहीं चाहिए, है ना। फिर आता है प्रिजर्वेटिव, हमारी क्रीम को या हमारे ऑइंटमेंट को, हमारे जेल को, हमारे पेस्ट को, अगर हमें माइक्रोब से बचाना है तो प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। फिर आता है ह्यूमेक्टेंट, ये मॉइस्चराइज बना के रखेगा, नमी बना के रखेगा। जेलिंग एजेंट, जेल लाइक कंसिस्टेंसी देगा। एमल्सिफायर, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल तरह के एमल्शंस क्रीम्स होती है, उनको बना के रखेगा। नाम से पता लग रहा है एमल्सिफायर, एमल्सिफायर का मतलब होता है जो कि मिक्सिंग करवा के रखे, है ना, ऑयल वाटर की, वाटर ऑयल की। फिर आता है परमिएशन एनहांसर, जो कि परमिएट कराता है ड्रग को स्किन के अंदर। तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रखा है सेमी सॉलिड बेस, जो कि आपका सबसे पहला एक्सिपिएंट है, सेमी सॉलिड बेस, है ना। चलो इसको पढ़ते हैं। जो सेमी सॉलिड बेस होता है, सबसे पहले तो वो स्मूथ टेक्सचर का होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, हमें क्या बनाना है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। उसके लिए क्या चाहिए, हमें ड्रग चाहिए, ड्रग के साथ क्या चाहिए, बेस चाहिए, बेस के साथ चाहिए क्या चाहिए, एक्सिपिएंट चाहिए। ये बेस भी एक तरह का एक्सिपिएंट ही है, पर इसको हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोई भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाना है तो ड्रग, बेस और एक्सिपिएंट। अब बेस की बात करते हैं कि बेस कैसा होना चाहिए। बेस स्मूथ टेक्सचर का होना चाहिए, एलिगेंट अपीयरेंस का होना चाहिए, अच्छा अपीयरेंस होना चाहिए। बेस से कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई स्किन के फंक्शन को अफेक्ट ना करे। मतलब कि हमारा जो भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इसमें जो भी बेस डला हुआ है, वो बेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ टेक्सचर का, एलिगेंट अपीयरेंस का, नॉन इरिटेशन का, ये हमारे स्किन के फंक्शन को अफेक्ट ना करे, ऐसा होना चाहिए, और आसानी से अप्लाई हो जाए, ऐसा होना चाहिए। शुड बी वॉश विद वाटर, ऐसा होना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो बेस है, वो बेस मेरी स्किन पे आसानी से अप्लाई हो जाए, वो बेस जब मैं धोना चाहूँ पानी से तो आसानी से धुल भी जाए। तो वाटर वॉशेबल होना चाहिए, इजीली अप्लाई होना चाहिए, नॉन इरिटेंट, नॉन टॉक्सिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, नॉन म्यूटाजेनिक, है ना, और स्मूथ टेक्सचर, एलिगेंट अपीयरेंस, नॉन इरिटेशन, and apply with ease, should be washed with water, not affect the skin function, or we can say not alter the skin functions, फ्री फ्रॉम ग्रीटी पार्टिकल। क्या आप चाहोगे क्या कि जब भी आप जेल को लगा रहे हो, क्रीम को लगा रहे हो, तो क्रीम लगाते लगाते ग्रीटीनेस आए, ऐसे एक तरह से रगड़ लगना, फ्रिक्शन लगना, ऐसा आप चाहोगे क्या, फ्रिक्शन लगे लगाते टाइम, नहीं चाहोगे ना। तो वो भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक ना हो। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करे, वाटर को लव करे कि भाई वाटर आ जाओ मेरे पास। तो अगर ये बेस, इसके अंदर जो हमने बेस डाला है, अगर ये हाइग्रोस्कोपिक होगा तो एनवायरनमेंट में जितना भी मॉइस्चर है तो सारा ले लेगा, और अगर मॉइस्चर ले लेगा तो ये तो खराब हो जाएगा। तो हमारा बेस जो है हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है एंटीऑक्सीडेंट। तो आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट क्यों डालते हैं, ताकि ऑक्सीडेशन से बचें। इसके एग्जांपल की बात करें तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या फिर हाँ ये एनिसोल ही होगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, है ना। तो ये दो तरह से होते हैं, BHT और BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। फिर आता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट। ये भी एक और एग्जांपल है आपके एंटीऑक्सीडेंट का। आपको ये तो पता है ना कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में, ताकि किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन उसका ना हो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज एन वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट, पानी में घुलने वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और ऑक्सीडेशन से बचा लेगा। मतलब कि ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए आपका सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ये आपका जेल है, क्या है, जेल, ठीक है। इसके अंदर है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ऑक्सीडेशन से बचाता है। मान लीजिए कल को इसका ऑक्सीडेशन होने वाला था, इस जेल का ऑक्सीडेशन होने वाला था, ये जेल खराब होने वाला था, तो यहाँ पर जो एस्कॉर्बिक एसिड है ना, ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या करेगा, ये एस्कॉर्बिक एसिड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि भाई तू मेरे को ऑक्सीडाइज कर दे, मेरे प्रोडक्ट को खराब मत कर।
तो एस्कॉर्बिक एसिड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और प्रोडक्ट को खराब नहीं होने देगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर लिखा है कि ये इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पर ये हमारे प्रोडक्ट को प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन होने से। ठीक है। उसके बाद है किलेटिंग एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया, किलेटिंग एजेंट होता है जो कि हमारे फॉर्मुलेशन में होता है। कभी भी कोई हैवी मेटल आता है अटैक करने, तो हैवी मेटल आके क्या करता है, हमारी फॉर्मुलेशन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हैवी मेटल को पकड़ने के लिए हमने पहले से डाला हुआ है किलेटिंग एजेंट हमारे फॉर्मुलेशन में। तो ये किलेटिंग एजेंट क्या करता है, इस हैवी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये हैवी मेटल काम ही नहीं कर पाता क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स बन चुका है, और किसी को भी काम करने के लिए फ्री फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है। किलेटिंग एजेंट का एग्जांपल है ईडीटीए। ये भी आप पढ़ोगे, ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। आप पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, ईडीटीए। ठीक है, यूनिट 4 या 5 में। उसके बाद है व्हीकल। तो व्हीकल कई तरह से होते हैं, वाटर होता है, और वाटर के अलावा भी कई तरह के व्हीकल होते हैं, पर वाटर को प्रेफर नहीं करते क्योंकि वाटर लेंगे तो फिर बैक्टीरिया के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आता है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का मतलब होता है सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, जिसमें दोनों तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक भी होता है, एक हाइड्रोफोबिक भी होता है। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट भी हम डालते हैं। सर्फेक्टेंट का मतलब होता है सरफेस एक्टिव एजेंट, जिसके पास दोनों तरह के ग्रुप होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। अब मान लीजिए कोई ड्रग है, और ये ड्रग जो है पानी के साथ अच्छे से नहीं डिजोल्व होती, ये बहुत ही पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग है। पर हम जो ऑइंटमेंट बना रहे हैं या हम जो जेल बना रहे हैं, उस जेल में हमने वाटर सोल्यूबल बेस ऐड किया। अब बेस तो कैसा है, वाटर सोल्यूबल, पर ड्रग वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए, ड्रग की सोल्यूबिलिटी अच्छी करने के लिए, ड्रग को बेस की तरह बनाने के लिए, बेस में डिजोल्व करने के लिए हमें डालना पड़ता है सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट विच इज ऑल्सो नोन एज सरफेस एक्टिव एजेंट possessing both the activity hydrophilic and hydrophobic activity, or we can say both the groups hydrophilic and hydrophobic group. Due to hydrophilic group, it enhance the solubility of poor water soluble drug. ठीक है। फिर आता है बफर। आप देख सकते हैं बफर मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए ये जेल है, अब इसको मैंने ऐसे ओपन रख दिया, अब गलती से इसमें एसिडिक एनवायरनमेंट बन गया थोड़ा सा, या थोड़ा सा बेसिक एनवायरनमेंट बन गया, तो ये बफर फिर भी स्टेबल रहेगा। क्योंकि बफर क्या होता है कि अगर मान लो थोड़ा एसिड डाला तो उस बफर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बेस डाला तो भी बफर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें बफर होना चाहिए, बफरिंग एजेंट होना चाहिए जो कि इसको बचा के रखे, जो कि इसको एसिडिक ना होने दे, जो कि इसको बेसिक ना होने दे। क्लियर हुआ आपको? तो ड्रग सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है बफर की वजह से, और स्टेबिलिटी भी बढ़ती है बफर की वजह से, ये ध्यान रखना। फिर आता है प्रिजर्वेटिव। आपको पता है प्रिजर्वेटिव डालना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको बचाना है अपने प्रोडक्ट को, अपने सेमी सॉलिड प्रिपरेशन को, आइदर इट इज जेल, आइदर इट इज पेस्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट, कुछ भी हो, तो आपको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ताकि माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो सके। क्योंकि अगर माइक्रोब ग्रो हो गए, ये जो माइक्रोब है गंदे गंदे, ये ग्रो हो गए तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जैसे कि आपका मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजोएट। फिर आता है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट जो होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यूज्ड इन क्रीम फ्रॉम गेटिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग ड्राइड। देखो, प्रिवेंट आएगा यहाँ, मतलब कि ये जो क्रीम है, जब भी मैं इस क्रीम को देखूंगा, जब भी मैं इस क्रीम को ओपन करूंगा, आप देखो कितनी, अभी ये ड्राई नहीं है, अभी ये देखो ये बिल्कुल ड्राई दिख रही है कि आपको नहीं दिख रही है, ये अभी भी मॉइस्चराइज है। तो ऐसा क्यों कि ये ड्राई नहीं होती है, मॉइस्चराइज फॉर्म में ही रहती है? क्योंकि इस क्रीम में डलता है आपका ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यूज्ड इन क्रीम फॉर प्रिवेंटिंग इट गेटिंग ड्राइड, मतलब कि उसको ड्राइड होने से बचाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, यूज्ड इन क्रीम्स, इसको मैं सही करवा दूंगा ताकि वो ड्राइड होने से बचा सके उसको। फिर आता है जेलिंग एजेंट, जैसे कि ट्रेगागेंट हो गया, पेक्टिन हो गया, यूज टू प्रोड्यूस जेल लाइक कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली अगर आपको जेल बनाना है तो जेलिंग एजेंट तो डालना पड़ेगा, ताकि इस जेल में जेल लाइक कंसिस्टेंसी आए। तो ये सारे एक्सिपिएंट्स आपको यूज करने होते हैं। फिर आता है इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब आपने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना लिया बड़ी मुश्किल से, आपने जेल बनाया, क्रीम बनाया, पेस्ट बनाया, आपने जेल, क्रीम, पेस्ट, साथ में ऑइंटमेंट भी बनाया। उसके बाद आपने देखा कि इनमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव डालने, कौन कौन से एक्सिपिएंट डालने, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, या फिर प्रिजर्वेटिव हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, सर्फेक्टेंट हो गया, ह्यूमेक्टेंट हो गया, कई तरह के एजेंट आपने डाले, है ना। अब जब आपने फाइनली ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना लिए इतने सारे, देखो इतने सारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना लिए हैं, तो अब इनको चेक करो कि ये सही में अच्छे बने हैं या नहीं।
क्या पता इनकी विस्कोसिटी कम ज़्यादा हो, क्या पता इनका ड्रग का परमिएशन ही नहीं हो रहा हो, मान लो मैंने लगा लिया पर ड्रग परमिएट ही नहीं हो रहा हो स्किन में, तो इनको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने को बोलते हैं इवेल्युएशन, और इस इवेल्युएशन टॉपिक के बाद पूरी फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ड्रग का इवेल्युएशन करना है, जो भी हमें सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाया है उसका इवेल्युएशन करना है। तो सबसे पहला है फिजिकल मेथड। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेस्ट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो भी ड्रग है वो कितना अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है हमारी स्किन से या नहीं हो रही, उसे चेक करना है। जैसे मान लीजिए आपने डोजेस फॉर्म बनाया, उस डोजेस फॉर्म में ड्रग है, उस ड्रग को मैंने इस तरह से अप्लाई कर लिया। अब होना क्या चाहिए कि वो ड्रग जो है पेनिट्रेट होके परमिएट होके मेरे स्किन के अंदर मेरे सर्कुलेशन में चल जाए। अब वो लोकल एक्शन देना है तो लोकल एक्शन देगी, सिस्टमिक एक्शन देना है तो सिस्टमिक एक्शन देगी, वॉट एक्शन उसको जो भी देना है वो देगी। पर सबसे पहला मेन बात क्या है कि वो एब्जॉर्ब तो हो, वो पेनिट्रेट तो हो, वो परमिएट तो हो। तो एब्जॉर्ब पेनिट्रेट परमिएट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है। ठीक है, इन दिस टेस्ट ऑइंटमेंट इज रब्ड ऑन स्किन। ऑइंटमेंट को लेंगे, स्किन पे रब करेंगे। ठीक है, एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल वी कलेक्ट सैंपल एंड यूरिन सैंपल। सीरम सैंपल और यूरिन सैंपल लेंगे। देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए मैं बंदा हूँ, हाँ ऑब्वियसली मैं बंदा बंदा ही हूँ, है ना। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब मैंने क्या करा, ऑइंटमेंट लिया और ऑइंटमेंट को अपनी स्किन पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आधे घंटे बाद मैंने क्या करा, मैंने अपना सीरम सैंपल लिया, मैंने ब्लड सीरम का सैंपल लिया और मेरे यूरिन यूरिन का सैंपल लिया, जो यूरिन है उसका सैंपल लिया और ब्लड सीरम का सैंपल लिया। फिर 1 घंटे बाद वापस ऐसा किया, फिर 2 घंटे बाद वापस ऐसा किया, फिर 3 घंटे बाद वापस ऐसा किया। क्या किया कि ऑइंटमेंट को लगाते गया और मैं यहाँ पर यूरिन का सैंपल और मेरे ब्लड सीरम का सैंपल लेता गया। फिर मुझे ये देखना है, एक तरफ मेरे पास यूरिन का सैंपल है, एक तरफ मेरे पास ब्लड सीरम है। तो मुझे क्या देखना है कि ब्लड में कंसंट्रेशन ड्रग का कितना है और ड्रग जो किडनी के द्वारा एलिमिनेट हो रही है, जो यूरिन में निकल रही है, उसका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना एलिमिनेट हो रहा है, वो पता लग जाएगा। कैसे पता लग रहा, मैं बंदा हूं, मैंने ऑइंटमेंट लगाई, ऑइंटमेंट लगाने के बाद रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, समय समय के बाद मैंने क्या करा, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कभी सीरम का कंसंट्रेशन चेक किया ड्रग का, कभी यूरिन में ड्रग का कंसंट्रेशन चेक किया। तो मुझे पता लग जाएगा कि सीरम में 50% है और 50% यूरिन में है, मतलब कि 50% ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है और 50% ड्रग जो है एलिमिनेट हो चुका है। क्योंकि आपको पता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, लीवर मेटाबोलाइज करता है, किडनी के थ्रू एलिमिनेट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू ड्रग जो है निकल जाता है बॉडी से। तो कितना निकला, कितना एब्जॉर्ब हुआ, ऐसे पता लगेगा। फिर आता है टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी। हमारा जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, जब मैं इस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन को अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगा तो ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जो है किसी भी तरह का कोई भी इरिटेशन नहीं देना चाहिए। और उसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है टेस्ट ऑन नॉन इरिटेंसी, जहां पर हम 24 बंदे लेते हैं। ऐसे कितने बंदे लेते हैं, 24 बंदे लेते हैं और 21 डे तक उन पे ऑइंटमेंट अप्लाई करते रहते हैं। 24 बंदे ले लिए और 24 बंदों में लगातार 21 दिन तक ऑइंटमेंट अप्लाई करके देखा और फिर देखा कि इनमें से किसी को सूजन तो नहीं आई, इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ, रेडनेस तो नहीं हुई, ईचिंग तो नहीं हुई। अगर किसी को कुछ भी नहीं हुआ तो आपका ऑइंटमेंट बहुत अच्छा है, आपका सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन इरिटेंसी का टेस्ट, जहां पर 24 बंदे लेते हैं 21 दिन के लिए। और ये हो गया टेस्ट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहां पर सीरम का और यूरिन का सैंपल लेके हम पता करते हैं। फिर आ गया आपका टेस्ट ऑफ रेट ऑफ पेनिट्रेशन। हमें ये देखना है कि हमारी जो ड्रग है वो कितनी अच्छे से पेनिट्रेट हो रही है। हमें पता है कि जब पार्टीशन कोफिशिएंट बनता है, बाहर ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन कम होता है। ये स्किन की लेयर है, जब मैंने डोजेस फॉर्म लगाया तो बाहर ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर की तरफ ड्रग का कंसंट्रेशन कम है। तो धीरे धीरे ये अंदर जाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ड्रग है वो सही से डिफ्यूजन कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब कि वो ड्रग जो है हाई टू लो जा रहा नहीं जा रहा सही से, ये भी चेक करना पड़ता है। फिर आता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज। मान लीजिए आपने डोजेस फॉर्म बना लिया, या आपने क्रीम बना ली बहुत अच्छी, है ना। फिर इस क्रीम को मैं लेने आया, आपने बोला कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई, मैंने कहा ठीक है सर दे दो। अब आपने ये क्रीम ली और अपने स्किन पे लगा ली। तो जब आपने स्किन पे लगाई और मान लीजिए इसमें से ड्रग ही रिलीज नहीं हुआ, तो किस काम की है। तो हमने डोजेस फॉर्म तो बना लिया, अब हमें ये भी चेक करना है कि जब उस डोजेस फॉर्म को जब मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगा तो वहां से ड्रग रिलीज हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वो चेक करना है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब की तरह लेंगे, उसको कोट कर देंगे हमारी प्रिपरेशन से, जो भी हमने ऑइंटमेंट वगैरह बनाया है
तो इस तरह से ऑइंटमेंट वहां पर कवर लगा देंगे, है ना, इस तरह से कवर कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा सीरम ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। अब हमने सीरम ऐड कर दिया, ये सीरम ऐड कर दिया, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी प्रिपरेशन यहाँ पर हमने कोट करी हुई है और जो बीच में सीरम ऐड किया है, तो सीरम में कितनी प्रिपरेशन जाके मिक्स हो रही है, कितना ड्रग यहाँ से रिलीज हो रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब थी मेरे पास, टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, टेस्ट ट्यूब के अंदर की तरफ सारी तरफ मैंने ये जेल लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने वहां पर सीरम को इंजेक्ट कर दिया। अब सीरम तो गया और अंदर जेल है, तो जेल क्या है, एक डोजेस फॉर्म है, उस डोजेस फॉर्म से कितनी ड्रग रिलीज हुई वो मुझे देखना है। ध्यान से सुन लो इस बात को कि यहाँ पर ये जो लगाया हुआ है, ये ऑइंटमेंट है, जेल है, पेस्ट है, क्रीम है, कुछ भी एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। और हम देख रहे हैं कि ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म यहाँ पर लगा है, जब मैं यहाँ से सीरम डालूंगा तो उस सीरम में ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में से कितना ड्रग रिलीज होके जाएगा, ये मुझे चेक करना है ना। तो मैंने पहले क्या करी, कोटिंग करी, इंटरनल सरफेस जो थी टेस्ट ट्यूब की इंटरनल सरफेस पे कोटिंग कर दी, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि कितना ड्रग जो है समय के साथ रिलीज हो रहा है, तो ये भी चेक हो जाता है। फिर आगे आपका टेस्ट ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि फ्लो प्रॉपर्टी, कि ये जो क्रीम है ये कंटेनर से बाहर तो आ रही है ना, हाँ सर आ रही है, बड़ी आसानी से आ रही है। मान लो आ ही नहीं रही होती तो दिक्कत हो जाती सर, है ना। तो इजी विड्रॉ फ्रॉम कंटेनर, ऑब्वियसली कंटेनर से इजीली विड्रॉ हो जाए। ईज इन एप्लीकेशन फॉर स्किन, स्किन पे आसानी से लग जाए। टेस्ट ऑफ विस्कोसिटी डन बाय कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, मतलब कि तरह तरह के विस्कोमीटर होते हैं जिससे हम विस्कोसिटी का भी पता लगा लेते हैं। ये भी थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे कि तरह तरह के विस्कोमीटर होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी चेक करनी होती है हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की, जहां पर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो आसानी से कंटेनर से निकल रहा है ना, स्किन पे आसानी से लग रहा है ना, और उसकी विस्कोसिटी भी चेक करते हैं अलग अलग विस्कोमीटर से। फिर आता है टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। जैसे मान लीजिए 10 पैकिंग है मेरे पास, ऐसी 10 पैकिंग है, ऐसी 10 पैकिंग है, सब पे लिखा है कि इसमें 10 mg है, 10 mg है, 10 mg है, 10 mg है। तो सब पे 10-10 mg ड्रग लिखी हुई है कि ये जितने भी कंटेनर है, जितनी भी क्रीम है, इसके अंदर 10 mg ड्रग है, सब पे ऐसा लिखा हुआ है। तो सब पे जो लिखा हुआ है ना उतना ही अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर 2 mg निकल रही है और बाहर अपने 10 mg लिखी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी टेस्ट करते हैं, हम 10 कंटेनर लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि जो कंटेनर है उस पर जो लेबल लिखा हुआ है, उस पर जो क्वांटिटी है वही ड्रग की क्वांटिटी अंदर भी है ना, तो इसको भी चेक किया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फॉर एंश्योरिंग कंज्यूमर सेफ्टी इन फूड प्रोडक्शन। अब ध्यान से सुनना, जो भी हमारा प्रोडक्ट है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, उसमें हमें चेक करना होता है कि माइक्रोबियल कंटेंट तो नहीं है, कहीं किसी तरह का माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं है। क्योंकि मान लो किसी तरह का माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ, किसी तरह का बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ हमारे प्रोडक्ट के अंदर, और वो प्रोडक्ट हमने किसी इंसान को दे दिया और इंसान ने अपने स्किन पे अप्लाई कर लिया, तो उसको तो इरिटेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, उसको तो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो उससे बचने के लिए हम माइक्रोबियल कंटेंट को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी माइक्रोबियल कंटेंट नहीं है। उसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट। ये ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका क्रीम है, इस क्रीम में आपने प्रिजर्वेटिव डाला, क्या डाला, प्रिजर्वेटिव डाला। प्रिजर्वेटिव क्यों डालते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया आए, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, दुष्ट बैक्टीरिया, तो ये जब बैक्टीरिया हमारे प्रोडक्ट के अंदर आए तो प्रिजर्वेटिव इसको रोक ले, रुक जा भाई मेरे से लड़, मैं हूं इधर का रक्षक, है ना, मैं हूं प्रिजर्वेटिव, मुझसे लड़। तो प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी देखेंगे कि प्रिजर्वेटिव कितनों को पछाड़ सकता है, कितनों को मार सकता है, कितना स्टेबल है, कितना काम का है, तो उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट। प्रिजर्वेटिव की कितनी एफिकेसी है, प्रिजर्वेटिव कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसको भी चेक कर लेना है। मान लीजिए हमने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म तो बना लिया, पर हमने यही चेक नहीं किया कि इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव वो सही से काम कर रहा नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहा तो ये तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो प्रिजर्वेटिव की कितनी एफिकेसी है, वो कितने अच्छे से काम करता है, वो भी चेक करना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट। उसके बाद होता है पैकेजिंग। तो जो भी पैकेजिंग होती है, अब देखो ये अंदर क्या है, जेल है, ये क्या है, एक तरह का सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है अंदर, है ना। अब इसको मैंने इस कंटेनर में पैक कर रखा है, तो ये जो कंटेनर है क्या ये टॉक्सिक है, नहीं नहीं सर, मेरी एक्स थोड़ी ना जो टॉक्सिक होगी, ये तो नॉन टॉक्सिक है। क्या ये इरिटेंट है, अरे नहीं सर, मेरी एक्स थोड़ी ना जो इरिटेशन करेगी, ये तो नॉन इरिटेंट है। तो कंटेनर बिल्कुल एक्स से अपोजिट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक
नॉन इरिटेंट। तो यहाँ पे लिखा है कंटेनर जो होना चाहिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। आई रिपीट, नॉन टॉक्सिक, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट, स्टेबल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कंटेनर किस किस का हो सकता है सर? या तो ग्लास का हो सकता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है ना। कंटेनर तो कई तरह से हो सकते हैं, ग्लास का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो अगर आपको क्रीम बनाना है, ऑइंटमेंट बनाना है, तो प्लास्टिक का कंटेनर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको बल्क क्वांटिटी बनानी है, मीडियम बल्क क्वांटिटी जैसे कि लगभग 2 किलो वगैरह, तो उसमें आप ग्लास वगैरह का यूज कर सकते हैं मीडियम बल्क क्वांटिटी में। और अगर आपको अपने जो इंग्रेडिएंट है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना है तो आप ग्लास का सहारा ले सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी आपकी पैकेजिंग होती है, आपने सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बना लिया, अब आप उसको पैक करना चाहते हैं तो पैक किस में करोगे? या तो ग्लास में करोगे या प्लास्टिक में करोगे। तो ग्लास का कंटेनर होगा या प्लास्टिक का। अब जो भी वो कंटेनर होगा ना, वो नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, स्टेबल और इनर्ट होना चाहिए, ताकि वो हमारी ड्रग के साथ रिएक्ट ना करे, वो हमारे बेस के साथ रिएक्ट ना करे, वो हमारे एक्सिपेंट के साथ रिएक्ट ना करे और हमें कोई दिक्कत नहीं दे। क्योंकि हमने इतनी मेहनत से जेल बनाया, ऑइंटमेंट बनाया, अब उसको हम कहीं सही जगह रखेंगे ना, कहीं ऐसी जगह रखेंगे जो खराबी ना करे, है ना। तो वही वाली बात लिखी है। अब जैसे अगर कोई मेटल यूज कर रहे हो तो स्टेनलेस स्टील का मेटल होना चाहिए जो कि केमिकल रेजिस्टेंस होता है ना, केमिकल रेजिस्टेंस शो करता है। और मेटल यूज कर रहे हो तो बल्क क्वांटिटी जब बनाओगे ना, 25 से 50 किलो जब बनाओगे तो उसके लिए मेटल यूज करते हैं। पर अगर मीडियम बल्क क्वांटिटी है तो ग्लास वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर के साथ हमने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स को कंप्लीटली कवर कर लिया है। आई होप आपको सारे लेक्चर क्लियर हुए होंगे, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। इन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com। और अगर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां पे चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। 24/7 चैट सेक्शन ओपन ही रहता है। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सब्जेक्ट में, और नेक्स्ट सब्जेक्ट है, बता दूं क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।